मैं उर्वशी, विभागाध्यक्ष हिंदी विभाग, रांची विमेंस कॉलेज, रांची। आज मैं अपने विद्यार्थियों से निराला जी की कविता जूही की कली पर बात करना चाहती हूँ। जूही की कली एमए के सेमेस्टर 4 के पाठ्यक्रम में शामिल है। जूही की कली कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित कविता है, जिसमें जूही की कली और पवन का मानवीकरण किया गया है। नायिका जूही की कली नायक पवन के वियोग में है। नायक पवन उसे छोड़कर दूर मलयगिरी पर्वत पर चला गया है। रामविलास शर्मा जी लिखते हैं, उनका व्यक्तित्व एक अच्छे खासे हीरो का सा है। उनमें काफ़ी वैचित्र एवं नाटकीयता है। फिर भी उनके जीवन के एक संक्षिप्त अध्ययन से हमारे सामाजिक संगठन की असंगतियाँ, उसकी रूढ़िप्रियता और उसका खोखलापन बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। छायावाद के प्रवर्तकों में उनका अन्यतम स्थान है, जो पुराने साहित्य के प्रवर्तक या समर्थक थे और एक पीटी हुई लकीर को छोड़कर साहित्य में नए प्रयोग करना प्राचीनता का अपमान समझते थे। इसी विरोध को निराला ने अपना केंद्र बनाया। साथ ही साथ छायावाद में भी जो असंगतियां थीं, जिससे उनका मार्ग अवरुद्ध हो गया था, वैसी रचनाओं से मुंह मोड़कर निराला समाज के यथार्थ जीवन की ओर झुके और साहित्य में एक नई प्रगतिशील धारा के अगुआ बने। वह 2 युगों के प्रतिनिधि साहित्यकार हैं और जीवन की विषम परिस्थितियों में भी उन्होंने साहित्य की साधना की है। निराला जी के बारे में यह कथन अक्षरशः सत्य है। वह यह व्यक्त करते हैं कि उनके साहित्य के महत्व को स्पष्ट करने के लिए उनके व्यक्तित्व को समझना ज़्यादा ज़रूरत है उसकी। जूही की कली निराला की प्रथम रचना मानी जाती है। उसकी पंक्तियां हैं, विजन वन वल्लरी पर सोती थी सुहाग भरी, स्नेह स्वप्न मग्न अमल कोमल तनु तरुणी जूही की कली। निराला जहां एक ओर स्वाधीनता और सामाजिक परिवर्तन के पक्ष में क्रांतिकारी चेतना को प्रेरित कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर जातीय भाषा और राष्ट्रवाद को, साथ ही साथ वह हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने हेतु प्रयासरत थे। जूही की कली स्थूल दृष्टि से तो नहीं, किंतु सूक्ष्म दृष्टि से राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन की विषय वस्तु के साथ तात्कालिक सामाजिक, राजनैतिक और सांस्कृतिक आंदोलन को अपने अंदर समाहित किए हुए है। जैसा कि इस कविता की बाहरी बनावट या अविधात्मक रूप से कविता को केवल प्रकृति चित्रण जैसा प्रतीत कराता है, किंतु किसी भी कविता का अपने समकालीन यथार्थ एवं विषय वस्तु का संबंध स्थापन केवल एक स्तर पर नहीं, वरन कई सारे स्तरों पर होता है। और यही कारण है कि कविता एक स्तर पर नहीं तो अगले स्तर पर राष्ट्रीय जागरण या आंदोलन की मूल चुनौतियों को गहराई से समझते हुए अभिव्यक्त होती है। जागरण या नवजागरण की पहली शर्त है राष्ट्रीय स्वाभिमान की उत्पत्ति, जो अलसाया हुआ सा किंतु तरुणी अर्थात ऊर्जा से पूर्ण और चेतन है का आह्वान करता है। स्नेह स्वप्न मग्न अमल कोमल तनु तरुणी जूही की कली, अर्थात शिथिल किंतु चेतना युक्त अवस्था जो अव्यक्त या अप्रत्यक्ष है, जो साहित्य में साधना अवस्था की पूर्व पीठिका भी है, जो लोकमंगल या राष्ट्रमंगल का आयोजन करता है। निराला की कविता राम की शक्ति पूजा में भी इसी मूल को वांछनीय परिवर्तन के स्तर पर संकेत देता हुआ सा प्रतीत होता है। शक्ति की करो मौलिक कल्पना, करो पूजन। यहाँ पूजन साधनावस्था है तो उसकी मौलिक कल्पना पूर्व पीठिका, जो एक धरातल का निर्माण करती है जहाँ साधना संभव हो सके। कोई न छायादार पेड़ वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार। तोड़ती पत्थर कविता की यह पंक्तियाँ इसी चेतना यथा स्थिति अवलोकन को
बेचैन करती हुई सी शांत अभिव्यक्त होती हैं। स्व का अवलोकन उस सूक्ष्म अंतर्मन की चाह को भी दर्शाता है जो मौजूदा परिस्थितियों से संतुष्ट तो बिल्कुल भी नहीं है, त्रस्त जरूर है, अन्यथा यह अवलोकन अस्तित्वहीन होता, जो नीचे की पंक्तियों में और भी अधिक स्पष्ट होता है। अलक्षित हूँ यही। यह पंक्ति है स्नेह निर्झर बह गया है कविता की। इस स्वातंत्र्य की चेतना का संचार मुख्य रूप से द्विवेदी युग से शुरू हुआ माना जाता है। 1857 की क्रांति के बाद और 1885 में कांग्रेस की स्थापना के बाद इस राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में तेजी के साथ ही व्यापक परिवर्तन भी हुआ था, जिसकी सर्वोच्च झलक हमें निराला के साहित्य में देखने को मिलती है। इस दौर में क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया में ही सही, किंतु भारतीयों में अपनी संस्कृति के प्रति गौरव की भावना उत्पन्न हो गई और राष्ट्रीयता की नवीन धारणा बनकर तैयार हुई। इस राष्ट्रीयता का जो स्वरूप भारतेंदु युग में शायद तैयार नहीं हो पाया था, वह द्विवेदी युग में तय हो गया। यह कहें तो निराला ने इसको स्पष्ट आकार दे दिया, क्योंकि राष्ट्रीयता अब कोरी राष्ट्रीयता नहीं रह गई, बल्कि निराला ने राष्ट्रीयता की सांस्कृतिक व्याख्या की, जिसके आलोक में पहले की सारी पूर्व धारणाएं ढह गईं। यह निराला का ही रचना कौशल है जिसने नायिका को सुहाग भरी बनाया, जबकि राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में स्वतंत्रता और क्रांति की मांग चल रही थी। फिर इस तरह के शब्द का प्रयोग साहस निराला ही कर सकते हैं। निराला की दृष्टि में सुहाग शब्द किसी बंधन नहीं, बल्कि स्वाधीनता और सामाजिक परिवर्तन का रूप है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि जब निराला छंद, भाषा आदि के बंधनों को तोड़ रहे थे, तब यह सुहाग के बंधन को क्यों जोड़ा? शायद निराला स्त्री और पुरुष दोनों को मुक्त करना चाहते थे, क्योंकि दोनों अलग अलग अपूर्ण तथा असमर्थ थे। पूर्णता और समर्थता के लिए इन बेड़ियों का टूटना आवश्यक था, और तोड़ा भी कहीं सुहाग भरी के रूप में तो कहीं शिव रूप में, अन्यथा स्वतंत्रता आंदोलन स्त्री सहयोग के बिना अधूरा और अपूर्ण ही बना रह जाता। अर्थ को और अधिक स्पष्ट करने हेतु श्री रामविलास शर्मा जी के शब्द, जो उन्होंने किसी अन्य प्रकरण के लिए प्रयोग किया था, लेते हुए कहती हूँ कि यहाँ सुहाग भरी का अर्थ व्यापक मानव करुणा और क्रांति के आह्वान के सहयोग का है, क्योंकि व्यापक करुणा के बिना क्रांतिकारीपन और आतंक का पर्याय मात्र रह जाता है। निराला सजग नारी के प्रखर समर्थक रहे हैं। यह बात उनकी इस कविता के माध्यम से स्पष्ट हो जाता है, जो उनकी समय पूर्व प्रगतिशीलता जो अन्य समकालीन कवियों में बहुत बाद में देखी गई। जूही की कली, जो निराला की पहली कविता मानी जाती है, उसी में यह स्पष्ट हो जाता है कि इसमें प्रगतिशीलता के तत्व मौजूद हैं, और जिसके प्रमाण हेतु इसकी चर्चा प्रगतिशील विचारकों, चिंतकों, आलोचकों जैसे कि नामवर सिंह, मुक्तिबोध एवं दिनकर ने अलग अलग दृष्टिकोण से जहां तक संभव हो सके करने की कोशिश की है। कविता के अंदर जो नारी अथवा नायिका है, वह कहीं भी साहस की कमी से ग्रस्त या कमजोर नहीं दिखती। नायिका कहीं भी मध्यकालीन दास्ता को स्वीकार नहीं करती, बल्कि जहां तक हो सके अपने अधिकारों के प्रति अत्यंत सजग भी है, जो एक प्रकार से नारी जाति पर नवजागरण के प्रभाव को स्पष्ट करता है। नायिका न तो पलायनवादी है, न किसी अंकुश से ग्रस्त। नायिका प्रेम, समर्पण, त्याग और समता जैसे मूल्यों से निर्मित है। शक्ति चेतना के कवि निराला का रचना कौशल उनको सबसे समर्थ कवियों में इसलिए ला खड़ा करता है, क्योंकि यही चेतना उनको धारा के विपरीत कविता को छंद से मुक्त करने की शक्ति प्रदान करता है। तभी तो जूही की कली महज उनकी पहली कविता ही नहीं, वरन ऐसी रचना है जो पूर्व की काव्य शैली से इतर मुक्त छंद शैली में लिखी गई है, जिसकी यह विशेषता है कि इसमें विराम चिन्ह, कोष्ठक,
आदि प्रणालियों ने भी कविता का अंग बनकर एक अर्थ ग्रहण किया। कल्पना का अपूर्व समायोजन जिसमें उदात्त कार्य, उदात्त कथानक, उदात्त भाव एवं उदात्त चरित्र का प्रयोग किया गया। यहाँ उदात्त का प्रयोग हर एक के लिए किया गया है, फिर चाहे वह कविता के अंतर्गत आए, राष्ट्र, प्रकृति, नारी अथवा पुरुष हो। प्रकृति प्रेम और साहचर्य भाव, प्रकृति और काव्य में गहरा अंतर संबंध होता है। निराला की यह कविता अपने प्रकृति प्रेम और साहचर्य भाव के लिए भारतीय साहित्य के अंतर्गत छायावाद को विश्व साहित्य की श्रेणी में खड़ा करने में पूर्ण समर्थ है। पश्चिम के कवि जो मुख्य रूप से स्वच्छंदतावादी कहे जाते हैं, जिनमें वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज या उनके प्रेरणा स्रोत रहे रूसो के काव्य को भी जूही की कली अपने इस गुण के कारण प्रतिस्पर्धा देने में सक्षम है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि यहाँ प्रकृति का प्रयोग संभवतः रीति कवियों की तरह काम भावना को भड़काने हेतु नहीं, बल्कि नव्य वेदांत और शैव द्वैतवादी प्रभाव से पूर्ण और प्रकृति को केवल मिथ्या नहीं मानते हुए परम तत्व के रूप में स्थापित करते हैं। मनुष्य की तुलना में प्रकृति के क्या अधिकार हैं, इसको भी स्पष्ट किया गया है। तभी तो निरालाकृत प्रकृति इतनी खूबसूरत है कि उसको मानव के रूप में देखना संभव है। कहीं कहीं प्रकृति के मानवीकरण की प्रक्रिया में उसका नारी से भी सुंदर स्वरूप संभव है। प्रकृति प्रेम और साहचर्य का साहचर्य संभूत रस इतना निश्चल और बेगवान है कि राष्ट्रीय सांस्कृतिक प्रेम के रूप में उसका विस्तार अभूतपूर्व काव्य शैली को न केवल भाव पक्ष तक ही सीमित रखता है, वरन शिल्प के स्तर पर भी मानवीय अलंकार का प्रयोग जो प्रकृति ही नहीं भाव को भी मानव रूप में प्रस्तुत कर देता है। इस प्रकार अप्रस्तुत का प्रस्तुतिकरण कवि के रचना कौशल को दर्शाता है। कविता में अर्थालंकार का प्रयोग वांछनीय है, क्योंकि कविता के भाव काफी गहरे हैं और जो सामान्य भाषा स्तर पर इतनी प्रखर नहीं हो पाती। सुप्तावस्था से जागरण या नवजागरण की यह कविता समाज की जड़ता को तोड़ती है और यह दर्शाने का प्रयत्न करती है कि किस प्रकार नवजागरण अपने निहित शक्तियों के माध्यम से समाज की प्राचीन रूढ़ियों को तोड़ आगे बढ़ सकता है। जो हिंसा की अनिवार्यता को नकारते हुए अधिकारों, चाहे वह स्त्री अधिकार हो अथवा समाज, जो अपने अधिकारों के प्रति या तो अनभिज्ञ हैं या निरुत्साहित, यही तमसोमा ज्योतिर्गम्य है। और यही वह भौतिकवाद जो आशा निराशा के द्वंद्व से उपजता है एवं प्रगतिशील है। जूही की कली में आत्म प्रसार की आकांक्षा दुनिया की चहारदीवारी को तोड़ नए विज्ञान के संपर्क से ओतप्रोत हो जाती है। उसके सामने संसार का विराट रूप सामने आ जाता है। नई सीमाएं, प्रकृति और विराटताओं का बोध उसे आश्चर्यचकित कर देता है। इस कविता के माध्यम से निराला उन सभी युवाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनकी आंखें ज्ञान के इस आलोक से खुल गई हैं, खुलकर और भी चौड़ी हो गई हैं। वह पारिवारिक सीमाओं से बाहर निकल समाज के कर्म क्षेत्र में आ खड़े हुए हैं। अनेक युवक समुद्र पार न करने की पुराणपंथी धारणा का खंडन कर शिक्षा के लिए विदेशों में निकल पड़े। आत्म प्रसार की इसी आकांक्षा का टक्कर या पहला टक्कर इन पुरानी रूढ़ियों से ही हुआ। फिर क्या पवन उपवन सुर सहित गहन किरी कानन कुंज लता पुंजों को पार कर पहुंचा जहां उसने की केली कली खिली साथ। जूही की कली विरह में पीड़ित नायिका का रूप है, जो अपने प्रेमी पवन के विरह में तड़प रही है, जो उसे छोड़कर दूर मलयागिरी पर्वत पर चला गया है। वह अपने प्रेमी के स्वप्न में ही खोई रहती है कि कब उसका प्रेमी आएगा और उन दोनों का मिलन होगा। दूर मलयगिरी पर्वत पर गए उसके प्रेमी पवन को भी अपनी नायिका की याद आती है, तो वह अपनी प्रेयसी से मिलने के लिए तड़प उठता है और वह अपनी प्रेयसी जूही की कली से मिलने के लिए चल पड़ता है।
जब वह अपनी प्रेयसी के पास पहुंचता है तो उसकी प्रेयसी जूही की कली उसके सपनों में खोई निश्चल आंखें मूंदे पड़ी है। उसे अपने प्रेमी के स्वागत में उठना नहीं है। उसे लगता है कि वह प्रेमी नहीं, उसकी याद है। प्रेमी के स्वागत में जब वह नहीं उठती तो उसके प्रेमी को लगता है कि वह जूही की कली उसके आने का उसे कोई हर्ष नहीं हुआ और पवन क्रोधित हो जाता है। फिर पवन क्रोधित होकर अपने झोंकों को तेज गति से चलाने लगता है, जिससे जूही की कली के कोमल तन पर आघात लगता है और वह हड़बड़ाकर उठ जाती है। तब अपने सामने अपने प्रेमी पवन को देखकर वह हर्ष से उल्लासित हो जाती है और फिर दोनों प्रेमी प्रेमिकाओं के गिले शिकवे दूर हो जाते हैं और दोनों का मिलन हो जाता है। दोनों प्रेमी प्रेमिका प्रेम के रंग में डूब जाते हैं। छोटी सी कथा वस्तु वाली यह कविता निराला जी के अनंत प्रतीकों की गाथा गाती है। यह कविता जूही की कली प्रेम की कविता है।